प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उदाहरण 10 तक देखे थे। आज हम प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में है, सिद्ध कीजिए कि f(x = 1/x) द्वारा परिभाषित फलन f such that r*(r*) एक एकी तथा आच्छादक है जहां r* सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तथा यदि प्रांत r* को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत r* ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा। तो ध्यान दें, इसमें ये जो r* लिखा सभी ऋणेतर वास्तविक, ये गलत छप गया है, आप इसको सुधार लें। r* सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। शून्येतर का मतलब है शून्य को छोड़कर। तो इस प्रश्न को सुधार करके, चूंकि ये गलत छपा इसलिए मैं इस प्रश्न को बोर्ड में लिख रहा हूँ, आप लोग इसे इस तरह से सुधार के लिखेंगे। देखिए, सिद्ध कीजिए कि f(x = 1/x) द्वारा परिभाषित फलन f r*(r*), आप इसको स्टार भी बोल सकते हैं, r*(r*), एक एकी तथा आच्छादक है यदि जहां r* शून्येतर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r* को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत r* ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। ध्यान दीजिए, इसमें जो ये प्रश्न है, f(x) आपको फलन दिया, f(x = 1/x), ये फलन परिभाषित किया गया, और ये जो फलन है r*(r*), ये प्रांत है, r* है, और सह प्रांत भी r* है। और r* है क्या कि सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। शून्येतर वास्तविक संख्याओं का मतलब है शून्य को छोड़कर, यानी शून्य शामिल नहीं है, बाकी हर वास्तविक संख्या शामिल, जैसे वर्गमूल 2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, और भी कई जितनी भी संख्याएं सभी हो सकती है, सिर्फ शून्य नहीं होगा, बाकी सभी वास्तविक संख्याएं। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि यदि r* को n से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत r* ही रहे, मतलब इस r* को अगर n ले लें, n मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले लें, और इसको सह प्रांत में r* ही रखें दूसरी स्थिति में, तब भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। मतलब जो परिणाम स्थिति 1 के लिए पहले भाग के लिए, तो क्या यह परिणाम दूसरे भाग के लिए भी रहेगा। ये हमारा प्रश्न है। तो आइए इसके पहले भाग को करते हैं। यहां हम देखते हैं f यहाँ f r*(r*) इस प्रकार है कि f(x = 1/x), f(x = 1/x),
इसे हमें बताना है कि यह एकाएकी और आच्छादक है। तो माना fx1 इक्वल टू fx2। अब देखिए fx1 एकाएकी दिखाने के लिए ये फॉर्मूला है कि हम fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं और इसको हल करते हुए अगर हमें x1 इक्वल टू x2 मिल जाए तो फलन क्या कहलाएगा, एकाएकी कहलाएगा। तो ये हमने मान लिया है fx1 इक्वल टू fx2। अब fx1 का मान यहाँ से निकालना है, जैसे fx इक्वल टू 1/x है। मान लीजिए आपसे बोला जाए f2 निकालिए, तो f2 के लिए 1/2 करेंगे। तो fx1 कैसे करेंगे, fx1 इक्वल टू 1/x1 कर लेंगे, और fx2 कैसे करेंगे, fx2 1/x2 कर लेंगे। तो आपको यहाँ से निकालना है जो ये fx की वैल्यू दी गई है, ये fx दिया है 1/x। अगर मैं बोलूँ f2 निकालो तो आप x की जगह पे 2, तो यहाँ भी 1/2, लेकिन f2 नहीं। अगर हमको fx1 चाहिए x की जगह पे x1, तो यहाँ भी 1/x की जगह पे x1, माने fx1 की वैल्यू 1/x1, fx1 की वैल्यू क्या मिली, 1/x1। और इसी तरह से यहाँ पे fx2 के लिए भी 1/x2 मिल जाएगा। अब इसको हम त्रिज्या गुणा करेंगे तो x2 इधर आएगा, x1 इधर आएगा, तो इस तरह से x2 इक्वल टू x1 मिलेगा, मतलब x1 इक्वल टू x2। तो अतः फलन एकाएकी है। तो इस तरह से यदि हम fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले और हल करते हुए अगर x1 इक्वल टू x2 मिल जाए तो फलन क्या कहलाएगा, एकाएकी कहलाएगा। अब देखिए इसमें इसलिए दिया गया फलन एकाएकी है। ये एकाएकी हो गया। अब आच्छादक के लिए हम देखते हैं। तो आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, ये fx पुनः माना fx इक्वल टू जो 1/x है इसको y के बराबर मान लेते हैं, बराबर y, क्योंकि y बराबर fx होता है। अब इसको हल करते हैं, हल करके हम x का मान निकालते हैं। तो ये जैसे अपन को क्या लिखा है, x 1/x इक्वल टू y, तो इससे हमको x का मान क्या मिलेगा, x इधर गुणे में जाएगा, y इधर बटे के नीचे आएगा, तो 1/y इक्वल टू x, मतलब x का मान क्या मिला, x बराबर हमको मिल गया 1/y। अब अगर मैं इसके चित्र की बात करूं, यहाँ पर ये जो r*2r* है, r* क्या, शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये अपने पास होता है x, इसमें क्या होता है, स्वेच्छावयव y, इसमें स्वेच्छावयव x। अब x बराबर हमको क्या मिला है, x का मान मिला 1/y। इसका मतलब है कि अगर y कोई भी शून्येतर वास्तविक संख्या है, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर, मतलब y बराबर जैसे आप 2 ले सकते हैं 1/2, तो उसका बिंब मतलब प्री इमेज 1/y है। मतलब अगर y अगर 2 है तो उसका पूर्व प्रतिबिंब 1/2 है। अगर यहाँ पर 2 है तो ये 1/2। अगर यहाँ पर y की वैल्यू √2 है, √2 कोई वास्तविक संख्या है, शून्येतर वास्तविक संख्या शून्य को छोड़कर, तो उसका प्री इमेज मतलब पूर्व प्रतिबिंब 1/√2 कहलाएगा। और यदि मान लेते हैं कि 3/2 है तो यहाँ पे 2/3 आएगा, मतलब 3/2 का पूर्व प्रतिबिंब 2/3 होगा। अगर इस तरह से y कोई वास्तविक संख्या है तो उसका पूर्व प्रतिबिंब 1/y होगा। चूंकि ये शून्येतर है, शून्य नहीं है, तो उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। तो इस तरह से प्रत्येक सहप्रांत के प्रत्येक वास्तविक संख्या जो कि शून्येतर है उसका पूर्व प्रतिबिंब है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दिया गया फलन आच्छादक है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव सहप्रांत के प्रत्येक अवयव y का पूर्व प्रतिबिंब, जिसको कि प्री इमेज कहते हैं, पूर्व प्रतिबिंब इसके प्रांत में 1/y है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक।
तो इस तरह से दिया गया फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी है। आइए देखते हैं कि क्या दूसरी स्थिति में भी ये सही है। तो देखिए दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, पुनः द्वितीय स्थिति। तो दूसरी स्थिति में क्या है कि जब फलन को इस तरह से r को n से बदल दिया जाए, जब ये हो जाएगा फंक्शन n टू r हो व fx इक्वल टू 1/x, फलन यही रहे, मतलब फलन के प्रांत को प्राकृत संख्या से बदल दिया जाए। तो जब इसे प्राकृत संख्या से बदलेंगे तब क्या ये स्थिति होगी। तो फलन देखिए एकाकी तो रहेगा, अगर हम यहाँ पे n ले लें, प्राकृत संख्या ले लें, तब आप ये बताइए कि क्या 1/y प्राकृत संख्या कहलाएगी। अगर y कोई वास्तविक संख्या है तो 1/y तो प्राकृत संख्या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि y आपने 5 लिया, 5 वास्तविक संख्या लिया, तो क्या 1/5 जो है तो एक प्राकृत संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फलन आच्छादक नहीं होगा, और इसलिए जो है तो दिया गया फलन जो पहली स्थिति है उस स्थिति के अनुसार पालन नहीं करेगा। तो ये परिणाम तब सत्य नहीं होगा जो कि पहली स्थिति में था। तो इसको हम लिखेंगे इस स्थिति में फलन आच्छादक नहीं होगा। एकाकी तो होगा क्योंकि fx1 इक्वल टू fx2 लेकर के आप पिछले प्रश्न की जैसे आप कर सकते हैं, तो इस तरह से एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं होगा। इस स्थिति में फलन आच्छादक नहीं होगा। उदाहरण के लिए सहप्रांत के अवयव मान लेते हैं 2 का पूर्व प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब 1/2 इसके प्रांत में नहीं है, अतः परिणाम इस स्थिति में सत्य नहीं होगा। अतः इस स्थिति में परिणाम सत्य नहीं होगा। इस तरह से प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित फलनों की एकाएक इंजेक्टिव तथा आच्छादी सब्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। देखिए दूसरे का पहला इसमें जो दिया है फलन fx इक्वल टू x स्क्वायर f सच दैट n टू n, इसको बताना है कि क्या ये फलन एकाकी और आच्छादक है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे फलन एकाकी है। देखिए जो फलन दिया है n टू n, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या। चलिए कुछ प्राकृत संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 जैसे यहाँ भी 1 2 3 4 5 जैसे। अब अगर हम f1 निकालें तो f1 इक्वल टू 1 स्क्वायर 1, तो 1 का प्रतिबिंब 1 है। f2 निकालें तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो 2 का प्रतिबिंब कितना है 4। तो कभी भी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब, यहाँ पे 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब नहीं होगा। जैसे 1 का प्रतिबिंब अगर 1 आया है तो 2 का प्रतिबिंब 1 नहीं हो सकता। तो इस तरह से प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इसलिए फलन क्या कहलाएगा, एकाकी कहलाएगा। अब क्या ये आच्छादक है? आइए देखते हैं यहाँ पर जो सहप्रांत में जो अवयव 2 है
इसका कोई बिंब ही नहीं है, इसका प्री इमेज नहीं है यहाँ पे। अर्थात ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिसको कि x की जगह पे रखें तो x वर्ग करें तो यहाँ पे सहप्रांत का अवयव मिल जाए। मतलब कहने का कि उस संख्या का हम वर्ग करें तो वर्ग करने के बाद में हमें 2 मिल जाए, ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं। हकीकत में वर्गमूल 2 है जिसका कि हम वर्ग करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, किंतु ये वर्गमूल 2 एक प्राकृत संख्या नहीं है जो कि यहाँ पे नहीं है वर्गमूल 2, इस वजह से ये आच्छादक नहीं कहलाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, चूंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है, इसलिए दिया गया फलन एकाकी है। एकाकी है। पुनः सह प्रांत के अवयव 2 है, तो बहुत सारे अवयव, लेकिन हम उदाहरण के तौर पर केवल एक अवयव को बता सकते हैं गलत करने के लिए। सह प्रांत के अवयव 2 का पूर्व प्रतिबिंब इसके प्रांत में नहीं है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो इस तरह से आच्छादक नहीं, लेकिन एकाकी है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है f(x = x² ही रखें। सेकंड नंबर है सेकंड का f(x = x² और फलन लेना है z/z। हमको बताना है फलन एकाकी और आच्छादक है कि नहीं। आइए इसका चित्र बनाकर थोड़ा देखते हैं क्या स्थिति निर्मित होती है। z/z पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए कुछ पूर्णांक लिखते हैं जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। यहाँ भी इसी तरह से -2, -1 और यहाँ डैश 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 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश। आइए इसमें देखते हैं मान निकालते हैं। जैसे हमने f(-1) का मान निकाला, क्या मिला f(-1)? इसमें रखिए f(-1) क्या होगा? -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। मतलब -1 का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 1 बनेगा। साथ में हम अगर f(1) का मान निकाले f(1) तो f(1) क्या होगा? इससे निकालिए f(1) क्या होगा? 1²। यहाँ x में रखिए तो f(1) = 1²। x की जगह पे 1 रखने पर 1। इसका मतलब 1 का प्रतिबिंब 1 है, तो 1 का भी प्रतिबिंब 1 है। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि -1 का भी प्रतिबिंब 1 है और +1 का भी 1 है, मतलब 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, तो फलन तो एकाकी नहीं कहलाया। अब देखिए क्या ये आच्छादक है? तो एक चीज ध्यान दीजिए कि जब आप किसी भी संख्या को यहाँ लेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो ऋण में कभी नहीं आएगी। मतलब चाहे आप यहाँ ऋण वाली ले चाहे धन वाली, जब आप वर्ग करोगे तो यही धन वाली ही मिलेगी, ये ऋण वाली नहीं मिलेगी। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का बिंब नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज नहीं है उसके प्रांत में, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं है। अर्थात दिया गया फलन ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। बस इस बात को हमें समझा के लिख देना है। तो देखिए चूंकि यहाँ चूंकि -1 व 1 का एक ही प्रतिबिंब 1 है, इसलिए फलन एकाकी नहीं है।
नहीं। और आच्छादक के लिए, इसके लिए हम लिखते हैं तथा सह प्रांत के अवयव सह प्रांत के अवयव ऋण 1 का पूर्व प्रतिबिंब इसके प्रांत में नहीं है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है। तो इस तरीके से ये आप इसके तीसरे, चौथे और पांचवें भागों को भी करेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट बस दे रहा हूँ इसमें, बाकी आप लोग इसका तीसरा, चौथा और पांचवा भाग खुद से करेंगे। देखिए तीसरे भाग में क्या है कि जो फलन दिया है f(x = x²) यही है, और जो फलन है वो R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पे है। अब इस पे आपको बताना है कि क्या ये फलन एक एकी और आच्छादक है कि नहीं। तो देखिए जब ये रियल नंबर पे है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पे है, मतलब प्रांत और सह प्रांत क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए फलन क्या एक एकी होगा, बिल्कुल नहीं, एक एकी नहीं होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्याओं में -1 भी होगा, 1 भी होगा, तो जब आप f-1 निकालोगे तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, तो फलन तो एक ही नहीं हुआ। और आच्छादक के लिए भी वही समस्या है कि यहाँ कोई भी ऋणात्मक संख्या आप लेते हैं, जैसे -1 लेते हैं, और आप यहाँ किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो आपको ऋण 1 कभी नहीं मिलने वाला। तो बिल्कुल वो यही कारण आप दे सकते हो इसके तीसरे भाग में भी, R to R में भी। और इसका जो चौथा हिस्सा है f(x = x³), तो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ इसके लिए। f(x = x³ के लिए आप देखें, इस पे जो फलन दिया है f(x = x³ में फंक्शन दिया है n to n, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसका प्रांत एवं सह प्रांत दोनों है। तो ये n to n यानी तो n to n। अब आप ये बताइए कि फलन क्या एक एकी और आच्छादक है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अनंत तक, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। इस तरह जैसे आप f1 निकालोगे तो 1 का क्यूब क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 का क्यूब 8 मिलेगा। तो निश्चित तौर पे भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब तो भिन्न भिन्न होंगे, तो फलन क्या होगा, इस स्थिति में एक एकी होगा, लेकिन आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक इसलिए नहीं होगा, जैसे 2 मान लेते हैं कि इसका जो पूर्व प्रतिबिंब है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं कि उसका घन कर दें, घात 3 कर दें, 2 मिले, क्योंकि जैसे ही 2 का घन करोगे तो अब आगे आपको 8 मिलने वाला है। मतलब 2 का प्रतिबिंब सीधा सीधा 8 है, मतलब 1 और 8 के बीच की कोई भी संख्या 2 3 4 5 6, इनका प्री इमेज मतलब पूर्व प्रतिबिंब यहाँ नहीं मिल रहा है, और इसलिए ये क्या कहलाएगा, आच्छादक नहीं कहलाएगा। ये आप जो है ये चौथे प्रश्न में इस तरह से आप लिख सकते हैं कि फलन एक एकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक इसी तरह से पांचवा प्रश्न भी आप स्वयं प्रयास करेंगे। अब देखिए आते हैं तीसरे प्रश्न में। इसका तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि f(x = महत्तम पूर्णांक फलन x f such that R to R ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। तीसरे नंबर में देखें, दिया गया फलन है, यहाँ पे जो आपको फलन दिया है f(x = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और फंक्शन दिया है R to R, तो इसको बताना है कि ये एक एकी और आच्छादक नहीं है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि ये क्या लिखा है। ये कहलाता है महत्तम पूर्णांक फलन। इसको आप कक्षा 11वीं में अच्छे से पढ़ चुके हो। क्योंकि यहाँ पर है मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि ये है क्या, इसको हल कैसे करते हैं। इसको हल करने के लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए संख्या रेखा में -∞
टू इन्फिनिटी। यहाँ ऋण अनंत से धन अनंत तक की संख्याएं होती हैं। मान लेते हैं यहाँ -3 है, -2 0 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब अगर हमें किसी भी संख्या का महत्तम पूर्णांक मान चाहिए, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि हमको 2.1 का चाहिए, तो 2.1 के लिए हम क्या करते हैं कि 2.1 तक पहुँचने में जो सबसे बड़ा पूर्णांक हमें मिलेगा वही इसका उत्तर होगा। अब चलिए -इन्फिनिटी से चलते हैं इन्फिनिटी की ओर। कब तक चलते हैं? जब तक कि 2.1 ना मिल जाए। तो यहाँ से जब चलते हैं तो बहुत सारे पूर्णांक हमें मिलेंगे। अब इसमें ढूंढना कौन सा? महत्तम पूर्णांक। ये महत्तम पूर्णांक फलन है। तो जब यहाँ से आप आए तो -25 -24 ये तमाम सब मिले, -3 फिर -2 -1 0 1 2 और 2 के थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं 2.1 होगा, यहाँ कहीं पे 2.1 होगा। अब आप ये बताइए कि यहाँ से जब आप आए तो 2.1 तक पहुंचने में कितने पूर्णांक क्रॉस किए? बहुत सारे पूर्णांक, -3 भी, -2 -1 0 1 2। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक जो आपने क्रॉस किया वो कौन सा है? 2। यहाँ पर ये जो पूर्णांक 2 है, 1 से भी बड़ा, 0 से भी, जितने पूर्णांक उसके पहले पड़े उन सबसे बड़ा है। और चूंकि ये महत्तम पूर्णांक है 2.1 तक पहुंचने के लिए, और इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 2 होगा। निश्चित तौर पे अगर हम 2.2 की का मान निकालें तो ये यहाँ कहीं होगा, थोड़ा सा आगे, लेकिन महत्तम पूर्णांक तो 2 ही होगा जब यहाँ से आओगे। इसका 2 कुल मिलाकर के आप इसको बढ़ते जाइए 2.999, कितने भी 9 आपको क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 3.0 करोगे या 3 करोगे तो चूंकि आप यहाँ से 3 तक पहुँचोगे, 3 लिखा, 3 तक पहुँचने में चूंकि ये 3 एक पूर्णांक मान ही है, और अगर पूर्णांक मान है तो उसका उत्तर वही हो जाएगा। तो इस तरह से 3.0 के लिए 3 होगा। फिर देखिए 3.1 के लिए फिर से 3 रहेगा, क्योंकि अब ये देखिए 3.1 यहाँ कहीं होगा, यहाँ तक पहुँचने में आप सबसे बड़ा पूर्णांक 3 लेंगे। ये कहाँ तक होगा? 3.99 तक ही 3 रहेगा, और इसके बाद जो है फिर जब 4.0 पे जाओगे तो 4 मिलेगा। तो इस तरह से आपने धनात्मक के लिए अब ऋणात्मक के लिए देखिए, ऋणात्मक के लिए क्या होगा? जैसे हम बोले -1.1, इसका मान आप बता सकते हैं क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं -1.1 संख्या रेखा में है कहाँ पे। -1.1 की मैं बात करूं तो देखिए 0 ये है, ये -1 है, यहाँ कहीं -1.1 होगा, इधर पे -1.1 है, यहाँ पे। अब ये बताइए कि -1.1 तक पहुंचने के लिए हम हमको जाना लेफ्ट टू राइट ही है, मतलब ऋण अनंत से धन अनंत की ओर ही। तो यहाँ से जब आप चलते तो बहुत सारे पूर्णांक मिलेंगे, और उन पूर्णांकों से क्रॉस करते हुए आपको -3 मिलेगा, फिर आपको -2 मिलेगा, फिर आप यहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे? -1.1 पर पहुँचेंगे। अब -1.1 पर जैसे पहुँचेंगे आपको आगे बढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आपको -1.1 मिल गया। और यहाँ तक पहुँचने में जो सबसे बड़ा पूर्णांक आपने क्रॉस किया वो कौन है? -2 है। ध्यान दीजिए -2 -3 से बड़ा है, इधर के जितने ऋणात्मक पूर्णांक हैं उनसे सबसे बड़ा है। तो आपने जो सबसे बड़ा पूर्णांक क्रॉस किया वो कौन सा है? वो -2 है, और इसलिए इसका मान क्या होगा? -2 होगा। इस तरह से -1.1 ले लो, -1.999, कितने भी 9 ले लो, इसकी वैल्यू -2 ही होगी। लेकिन जब आप इसका मान -2 लेंगे तब तो फिक्स इसका -2 आ जाएगा। तो इस तरह से ऋणात्मक संख्याओं के लिए है। तो ये कहलाता है महत्तम पूर्णांक फलन। अब हम इसको बताएंगे कि ये ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। ये बात हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ देखिए, चूंकि फलन जो दिया है कैसे दिया है? R to R। R to R का मतलब प्रांत और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और ये R का मतलब सह प्रांत भी क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये हमारा R to R है। अब यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या, यहाँ भी कोई वास्तविक संख्या हो सकती है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने 1.1 लिया वास्तविक संख्या। अब ये बताइए कि जो फलन दिया है fx, यहाँ जो दिया है फलन fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, महत्तम पूर्णांक फलन है। अब 1.1 का आप महत्तम पूर्णांक की मान निकालें तो मैंने अभी जैसा बताया कि यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इस तरह से इसका प्रतिबिंब क्या होगा? 1 होगा। वहीं अगर मैं बात करूं 1.2 की, तो 1.2 का के लिए भी क्या मिलेगा? 1, मतलब 1.2 का भी प्रतिबिंब क्या होगा? 1 ही होगा। 1.3 का भी 1 ही होगा, मतलब 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है। 2 क्या, अभी बहुत सारे आएंगे, 1.3 का भी
अरे 1.99 का भी अनंत अनंत संख्याएं यहाँ पर ऐसी हैं जिनका प्रतिबिंब क्या है, एक है। तो इस तरह से ये फलन क्या है, एकाएकी नहीं है। अब हम ये बताएंगे कि आच्छादक भी नहीं है। क्यों आच्छादक नहीं? क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या मान लेते हैं 1.1 है। अब आप बताइए कि इसका पूर्ण प्रतिबिंब होगा क्या? कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जैसे ही आप ब्रैकेट लगा के यहाँ उत्तर लाएंगे तो आप यहाँ पे कोई ना कोई पूर्णांक लाएंगे, क्योंकि पूर्णांकी फलन है ये, महत्तम पूर्णांकी फलन। तो आप इसका जब यहाँ पॉइंट वाली होगी तो यहाँ पूर्णांक मान आएगा, बिना पॉइंट वाली जैसे 5 आया तब भी यहाँ पे पूर्णांक आएगा। मतलब कहने का कि जब भी आप उसका महत्तम पूर्णांक फलन आप देखोगे आपको यहाँ पे पूर्णांक मान मिलेगा। मतलब इन अवयवों का जो प्रतिबिंब होगा कोई ना कोई पूर्णांक होगा। लेकिन आर माने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर तो बिना पूर्णांक वाले भी आएंगे, तो इस आर में बिना पूर्णांक वालों के प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब मिलेंगे ही नहीं, और जिस वजह से ये फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। क्योंकि ये फलन ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक है, अर्थात गलत हो रहा है। तो इसके लिए सिर्फ गलत करने के लिए एक एग्जाम्पल पर्याप्त है। हम इसका एक एग्जाम्पल दे करके बस समझा देंगे बस, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए हम इसको लिखते हैं इस तरह से कि हम देखते हैं कि प्रांत के दो अवयवों माइनस 1.1 व 1.2 का एक ही प्रतिबिंब 1 है, इसलिए दिया गया फलन एकाएकी नहीं है। दिया गया फलन एकाएकी नहीं है, साथ ही सह प्रांत के अवयव वन 1.1 का पूर्व प्रतिबिंब इसके प्रांत में नहीं है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो इस तरह से दिया गया फलन ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। आइए तीसरा प्रश्न हल करें। चौथा, इसमें देखिए फोर्थ प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x द्वारा प्रदत्त फलन मापांक फलन f such that R2 R ना तो एकाएकी और ना आच्छादक है, जहां mod x बराबर है x यदि x धन या शून्य है तथा mod x बराबर ऋण x यदि x ऋण है। तो देखिए इसमें चौथे प्रश्न में देखें, दिया है या दिया गया फलन है f(x) इक्वल टू mod x, ये मापांक फलन है f such that R2 R। प्रांत और सह प्रांत दोनों ही वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है। हमें बताना है कि ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक। देखिए इसको पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे जो इसका प्रांत है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R है, और सह प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R है। अब यहाँ पे कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है और यहाँ भी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। आइए कुछ वास्तविक संख्याओं का मान निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि f1, अगर हम इस फलन से f1 निकालना चाहें, इसकी यहाँ पे 1 रखें तो क्या होगा, ये mod ऑफ 1 होगा। तो 1 का मापांक कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ x का मान 1 ले लें तो 1 का प्रतिबिंब क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से अगर हम f ऑफ -1 निकालें तो f ऑफ -1 निकालेंगे तो ये मापांक फलन में ऋण 1 रखेंगे तो ऋणात्मक संख्या का भी मापांक क्या होता, धनात्मक होता। ऋण 1 का मॉड क्या होगा, धन 1 होगा। तो इस तरह से ऋण 1 का भी प्रतिबिंब क्या हुआ, धन 1 हुआ। हमने ये देखा कि दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब 1 है, इसलिए फलन क्या है, एकाएकी नहीं है। अब ये एकाएकी नहीं कहलाया। अब आच्छादक के लिए देखते हैं
क्या ये फलन आच्छादक है कि नहीं है। आइए देखते हैं क्या सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब मिलेगा। मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे -1 है। अब ये बताइए कि जब भी आप किसी संख्या का मापांक लोगे, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक, यहाँ से हर बार आपको यहाँ धन में मिलेगा। आप -1.1 का मॉड लेंगे, प्लस में 1.1 आएगा। इसका मतलब -1.1 का जो इमेज है वो प्लस का 1.1 है। मतलब ऋणात्मक संख्याएं कभी आएंगी ही नहीं। इस तरह से कोई भी ऋणात्मक संख्या का पूर्व प्रतिबिंब उसके प्रांत में नहीं है, जिसकी वजह से फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। तो बिल्कुल यही रीजन जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था, इसमें भी यही लिख देते हैं। तो लिखते हैं चूंकि प्रांत के दो अवयवों -1 व 1 का एक ही प्रतिबिंब एक है, इसलिए फलन एकाकी नहीं है। इसलिए फलन एकाकी नहीं है। पुनः आच्छादक के लिए देखें, पुनः सह प्रांत के अवयव ऋण 1 का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। आते हैं अगले प्रश्न में। पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवें प्रश्न में क्या है, इस पे है सिद्ध कीजिए कि फलन f such that r2 rfx इक्वल टू 1 0 -1 1 अगर x बड़ा है 0 से, 0 यदि x बराबर 0 और -1 x छोटा है 0 से। बताना है कि ना तो एकाकी ना ही आच्छादक है। देखिए पांचवा प्रश्न, इसमें दिया है f such that r2 r, इसमें fx इक्वल टू 1। ये 1 कब लेना है, अगर x 0 से बड़ा है। 0 कब लेना है, अगर x 0 के बराबर है। और -1 ये कब लेना है, अगर x छोटा है 0 से। अब इसको बताना है ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो देखिए इस पे चित्र के माध्यम से समझते हैं। R2R प्रांत सह प्रांत R2R। अब इसमें देखिए, अगर आप 0 से बड़ी कोई भी संख्या का मान फलन से निकालें, जैसे मान लीजिए आपने f5 निकाला, तो क्या मिलेगा आपको। ये 5 जो आप देख रहे हैं x का मान, 5 किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 5 बड़ा है 0 से, 5 0 के बराबर है, 5 छोटा है 0 से। क्या कर रहा है, 5 जो है तो 5 बड़ा है 0 से, 5 इज ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन को। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। अगर आप f मतलब 0 से बड़ी कोई भी धनात्मक संख्या लेते हैं, आप f1 लें, 1.1 लें, कुछ भी लें, आपको हर बार मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब चाहे आप 1.1 लें चाहे 5 लें, उन दोनों के प्रतिबिंब क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे। निश्चित तौर पे फलन एकाकी नहीं है। 0 से बड़ी कोई भी संख्या लेते हैं ये, और अगर आप 0 से छोटी ऋणात्मक संख्या लेते हैं तो उसका प्रतिबिंब ऋण 1 आ जाएगा। अब रही बात आच्छादक की, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 मान मिलने वाले हैं, 1 0 -1, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, -1। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप चाहे इसकी जगह पे कुछ भी ले लें। जैसे मान लीजिए आपको -2 कभी नहीं मिलने वाला, इधर 2 नहीं मिलने वाला, 2.1 नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 2.1 का कोई भी यहाँ पे प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, और इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं। अब आप इसको स्वयं से लिखेंगे, मैं सिर्फ बोल देता हूं और आप लोग लिख लेंगे। किस तरह से, कैसे लिख लेंगे, देखिए प्रांत के दो अवयव 1.1 व 5 का एक ही प्रतिबिंब 1 है, इसलिए दिया गया फलन एकाकी नहीं है। साथ ही सह प्रांत के अवयव -2 का पूर्व प्रतिबिंब उसके प्रांत में नहीं है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। ये चीज आप लिख लेंगे। इसी तरह से देखिए अगला छठवां प्रश्न देखें।
छठवें प्रश्न में दिया है, इसमें ए जो दिया है ए बराबर 1 2 3 और बी जो दिया है आपको 4 5 6 7 और इसमें जो आपको फलन दिया है एफ वो है 1 4, मतलब एक का प्रतिबिंब 4 है, 2 5 3 6। ये जो फलन है ए से बी में है। ए से बी का क्या मतलब है, चित्र से देखते हैं। ए टू बी ये फलन दिया है। अब ए के अवयव क्या है 1 2 3, आइए इनको लिख लेते हैं 1 2 3। बी के अवयव क्या है 4 5 6 7, 4 5 6 7। अब इसके माध्यम से हम इनके प्रतिबिंब देखते हैं। एक का प्रतिबिंब 4 है, मतलब एक का ये प्रतिबिंब 4 हो गया। 2 का प्रतिबिंब 5 है, ये 2 का प्रतिबिंब 5 हो गया। 3 का प्रतिबिंब 6 है, तो ये 3 का प्रतिबिंब 6 हो गया। अब हम क्या, हमको ये बताना है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एकाकी है। तो बताइए क्या एकाकी है? बिल्कुल है एकाकी। लिखेंगे कैसे आप? मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आप लोग इसको लिख लेंगे। कैसे? हम देखते हैं कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न है। प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न है, इसलिए दिया गया फलन एकाकी है। आप ये लिख लेंगे और इसमें बस यही तो सिद्ध करना है। आच्छादक के लिए तो पूछा ही नहीं है, इसमें एकाकी बस ही पूछा है। अगर ये पूछता कि आच्छादक है कि नहीं, निश्चित तौर पे आप बता सकते हो आच्छादक नहीं है, क्योंकि 7 का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, अगले दिन इसके बाद चर्चा करेंगे।